तो मैं तो इसी डायलॉग से स्टार्ट करना चाहूँगा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, सचिन सर साथ में हैं, थोड़ी तालियां होनी चाहिए। और ये जो किताब है 4th एडिशन, जो ज्यादा ताली मारेगा उसको सचिन सर खुद ऑटोग्राफ करके ये किताब देंगे, राइट सर? और आप सब क्वेश्चंस भी पूछेंगे और जिसका क्वेश्चन अच्छा होगा उसको मेरी तरफ से किताब गिफ्ट सचिन सर से साइन करा के। तो कुछ सोच लीजिए आप क्या पूछना चाहते हैं। बहुत लंबा करियर। मैं सर शुरुआत तब से करना चाहूंगा जब आप 4.5-5 साल के थे, आपको नेशनल अवार्ड मिला। तो शेरवानी और मोजरी पहन के सचिन वहां गए और अवार्ड लेने के बाद पंडित नेहरू ने इन्हें अपने पास बुलाया, प्रोटोकॉल तोड़ा, गोद में बिठाया और कहा बड़े आदमी बनोगे। नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं कहा, उससे पहले अपने कोट का गुलाब निकाल के मेरी शेरवानी पे लगाया। ये मैं चाहता था आप बोले ताकि ताली ज्यादा बजेगी फिर। लेकिन आपने ये नहीं कहा कि किस पर्सनालिटी के हाथों मुझे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथों आपको हमारे अवार्ड भारत मिला। के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के हाथों वो पुरस्कार मुझे मिला था। और तब से जो मेरा सफ़र, मेरा प्रवास जो शुरू हुआ, वो ईश्वर की कृपा रही है कि आज तक चल रहा है। और उसमें मैं समझता हूँ मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो रसिक प्रेक्षक हैं, उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो एक ताली अपने लिए भी बजा दीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप में से कौन कौन है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर है? कितने लोग हैं यहाँ? तो ये समझ लीजिए कि बाकियों की उम्र से ज्यादा इनका करियर है, मोर देन 6 डेकेड्स। सो एक ताली तो इस बात पे भी बनती है। एंड सर ये टिप तो आप शेयर कर दीजिए कि आप अभी भी इतने यंग कैसे दिखते हैं। उसमें भी मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा है, और वो कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी माँ को देता हूँ। मैं अपनी माँ पे गया हूँ, वो भी अपने उम्र से कम दिखती हैं। लोग बाग मुझे कहते हैं कि सचिन जी आप यंग दिखते हैं। मैंने कहा मैं यंग नहीं दिखता हूँ, आई लुक यंगर टू माई एज। जो मेरी उम्र है उससे कम दिखता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यंग दिखता हूँ। तो उम्र से कम दिखने का जो राज है वो मेरी माता जी से आया हुआ है, जिसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ, इतना ही है कि मैं अपना थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़, वर्कआउट्स करता हूँ, काफ़ी चीज़ें हैं, इस पे काबू रखता हूँ, ज़बान पे, बोलने में नहीं है। नहीं, वो तो आपको अभी अगले 1-1.5 घंटा बिल्कुल काबू ही नहीं रखना है सर। आई ईट एवरीथिंग बट इन मॉडरेशन। सब खाता हूँ, मतलब ये परहेज नहीं है कि ये नहीं खाना है, नहीं वो नहीं खाना है, नहीं, सब खाता हूँ बट इन मॉडरेशन, विच हैज़ केप्ट मी गोइंग, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी बात, लोग मुझे हमेशा पूछते हैं कि चेहरे के लिए क्या करते हो, क्या करी। मेरा हमेशा का जवाब है, मैंने आज तक अपने चेहरे पे साबन के अलावा कुछ नहीं लगाया। एक भी फेशियल नहीं किया है किसी भी सैलून में जाके, ना ही कोई क्रीम लगाता हूँ, ना ही कोई कुछ करता। जब साबन, नहाते वक्त साबन इस्तेमाल करता हूँ, बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और बाकी सब चोचले हैं। आप लोग अगर करते होंगे तो कीजिए लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। वो जो भी उसने बनाया है उसी पे चलना चाहिए इंसान को, ऐसा मुझे लगता है। हाँ जी। तो साबुन की सेल जो है वो इस सेशन के बाद बढ़ने वाली है और फेशियल वालों का बिजनेस डाउन होने वाला है। सर एक आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात, हम ऐसे ही जब बात कर रहे थे तो मेरी आदत है कुछ अच्छी चीज मैं सुन लेता हूं, तो उसका जिक्र आपने माँ का जिक्र किया, तो आपने बताया कि आज भी आप जब रात का खाना जो है वो आई के साथ ही खाते हैं। बिल्कुल, ज़्यादातर मैं मुंबई में ही होता हूँ। और हम लोग सब, मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरी बेटी, हम लोग सब मेरी माँ के साथ रहते हैं। और शाम का खाना मैं, रात का खाना, सॉरी शाम का नहीं, रात का खाना मैं अपनी माँ के साथ ही खाता हूँ। तो ये बड़ी प्यारी सी बात मुझे लगी थी और मुझे लगता है कि हम सबको भी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम भागा दौड़ी में बहुत लगे रहते हैं ना, ऑफिस
से लेट आते हैं या कभी कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ अगर हम एक टाइम का खाना खाएंगे, चाहे हम ब्रेकफास्ट खा लें, सुबह की चाय पी लें या फिर रात का खाना खा लें, तो मुझे लगता है वो जो एक वो भी महसूस करते हैं और जो हम भी महसूस करते हैं, वो बड़ा एक अलग तरह का। नहीं, उसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ क्या है कि अब पेरेंट्स अगर हैं तो नेचुरली अपने से उम्र में ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, रिटायर्ड होंगे, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। उनको आपसे क्या चाहिए? आप उन्हें पैसे देंगे जो उन्हें किसी काम के नहीं, उनके किसी काम के नहीं। आप उन्हें गाड़ियाँ देंगे, उनके किसी काम के नहीं। आप उन्हें जेवर देंगे, उनके किसी काम का नहीं। आप उन्हें घड़ी देंगे, परफ्यूम देंगे, कपड़े देंगे, क्या शौक है उन्हें? उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपका वक्त, थोड़ा सा, पर हर रोज थोड़ा सा वक्त। और वही आपके पास अगर कम हुआ तो फिर क्या फायदा जीने का? एंड आई लेट मी टेल यू वन थिंग, पीपल डू से दैट आई एम वेरी बिजी, आई हैव नो टाइम, I am very busy. I have taken up a lot of things in my life. But I would like to tell them that please remember, only busy people have time. क्या बात? The people who are not busy will never be able to give you any time because they don't have any value for time. The people who are busy have value for time. That is why they can give you time. So even if you are busy, those 20 minutes, half an hour, sit with your parents. Tell them what you do. Probably you will have to listen a few things which you have already listened from them. Yes, yes. Does not matter. Try and listen to it as if you're listening for the first time. Yes. That is the key to make your parents happy. Look, आपको जन्म उन दोनों ने दिया है, आप उसका वो कर्ज है या एहसान है, वो आप चुका नहीं सकते हैं, चाहे कुछ कर लेंगे तो वक्त तो दे सकते हैं। बिल्कुल, बस ये बड़ी खूबसूरत। कई बार क्या होता है ना, मम्मी हमसे कोई बात कहती है, हमको पता होता है कि उन्होंने ये बात पहले भी कही है। मान लो किसी की बुराई कर रही हैं, ठीक है, हमको पता है कि हाँ यार बुराई कर रहे हैं, छोटे भाई की बुराई कर रही हैं कि यार वो उसके पास तो टाइम नहीं, तो मुझे लगता है जैसा सर ने कहा, हमको सुन लेना चाहिए। और बिजी लोगों के पास ही टाइम होता है, तो अब बताइए आप में से कौन कौन बिजी है और कौन कौन अपने पेरेंट्स को टाइम देगा? आप हाथ खड़े कीजिए। वेरी गुड सर। यहां जो टॉपिक हमने देखा, द मेनी लाइव्स ऑफ सचिन पिलगांवकर, एक आगे बढ़ने से पहले एक आप अच्छा एक बात बताइए, किस किस को पहले से पता था कि सर का पूरा नाम सचिन पिलगांवकर है? बताइए। और किस किस को लगता था कि ये सिर्फ सचिन है? तो आप इकलौते हिंदुस्तान के ऐसे एक्टर हैं या कह लीजिए ऐसी शख्सियत हैं जो सिर्फ सचिन रहे बहुत वक्त तक, जब तक आप अपनी बीवी के साथ नच बलिए में नहीं आए या जब तक आपकी बेटी श्रिया पिलगांवकर फिल्मों में नहीं आई और जेन जी जानता है इनको श्रिया के पापा के तौर पर। तो ये कैसे हुआ कि मतलब सरनेम लगाया ही नहीं था या क्या था? और उसके बाद जो एक नहीं, उसका रीजन था, सरनेम नहीं लगाने का एक कारण था, क्योंकि मेरी शुरुआत एज ए चाइल्ड एक्टर हुई, तो उस वक्त से मेरे नाम से पहले मास्टर लग गया था। तो मास्टर सचिन पिलगांवकर तो बहुत बड़ा नाम, मतलब ऐसा नाम के लगता लोगों को कि नाम तो है, साथ में पता भी दिया है, तो इसलिए मेरा नाम सीमित रखा प्रोड्यूसर्स ने, मास्टर सचिन। दो शब्द हो गए ना, तो वो मास्टर सचिन हुआ, मास्टर सचिन चलता रहा। और उसके बाद जब मेरी प्रमोशन हुई एज एन एडल्ट एक्टर, मैं लीडिंग मैन का रोल नहीं बोलूँगा, लीडिंग बॉय का रोल बोलूँगा, बिकॉज आई वॉज 18 जब मेरी पहली फिल्म एज ए लीड एक्टर रिलीज हुई, उसका नाम था गीत गाता चल। कोइंसिडेंटली इट हैपेंड सो दैट शोले वॉज रिलीज्ड in the same year but in the month of August, and Geet Gata Chal was released in the same year but in the month of October. 2 महीने के फर्क में गीत गाता चल रिलीज हुई और वो सुपर डुपर हिट थी फिल्म। तो मास्टर सचिन से अभी क्या नाम देना, तो बोले नहीं, अच्छा हीरोइन का नाम सारिका, सचिन सारिका की जोड़ी, तो वो भी सरनेम नहीं लगा रही है,
तो फिर सचिन को भी सचिन ही रहने देते हैं, ताकि सचिन सारिका ऐसा जब आएगा सामने तो दिखने में अच्छा लगेगा। दिस वॉज द डिसीजन ऑफ मिस्टर राजकुमार बड़जातिया, द सन ऑफ सेठ जी ताराचंद बड़जातिया। तो जाहिर सी बात है कि तब से सचिन जो हुआ वो सचिन ही रहा, और अब तक सचिन है। लोग बाग, अगर आप उन्हें बोले सचिन पिलगांवकर आ रहे हैं, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से बाहर की बात कर रहा हूँ, तो बाहर अगर आप उनको बोले सचिन पिलगांवकर आ रहे हैं तो बोले कौन है ये सचिन पिलगांवकर, कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन अगर आपने उन्हें कह दिया कि सचिन आ रहा है, अरे वो नदिया के पार वाला, फट से मुंह से बाहर निकल आता है, तो वो पहचान है। अच्छा, दूसरी बात, सचिन इस नाम से जाना जाने वाला मैं वाहिद अकेला इंसान हूं। बाकी जितने भी सचिन हैं वो सब सरनेम के साथ जाने जाते हैं। मुझसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके, बहुत बड़ी शख्सियत भी बड़ी बड़ी है, लेकिन वो सरनेम के साथ जाने जाते हैं। और ये एक वजह भी रही सर कि बहुत से लोग आपको यूपी बिहार का समझते रहे, क्योंकि बहुत किरदार सारे लोग, मतलब यूपी और बिहार के 80% लोग समझते हैं कि मैं वहीं का हूं। वो मानने से इनकार करते हैं। वो कोई बोलता है महाराष्ट्र का कि भाई सचिन तो मराठी है, उनकी मातृभाषा जो है वो मराठी है। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो, वो तो हमारे हैं, हमारे यहाँ के हैं, वो चंदन है हमारे। तो मुझसे कोई पूछता है कि आप, कोई कह रहा था महाराष्ट्र से हैं, हम तो समझते हैं कि आप हमारे यहाँ के हैं। मैंने कहा बिल्कुल आपके यहाँ का हूँ, लेकिन मैं जगह का नाम नहीं कहता। जब मैं कहता हूँ आपके यहाँ का हूँ, मतलब मेरा मतलब होता है आपके यहाँ का हूँ। क्या बात। तो सचिन हिंदुस्तान के हैं। आपके यहाँ का हूँ मैं, उससे प्रांत और शहर का क्या लेना देना। तो इसी तरह से यहाँ रखा हुआ है जिन जिन लोगों ने मुझे, मैं उनका शतशः आभारी हूँ। अच्छा सर, एक जीवन आपका ऐसा रहा जो 4.5-5 साल में शुरू हुआ, जब आपके पिताजी की प्रिंटिंग प्रेस में आग लगी, और फिर वो मैं जब 6 साल का था तब लगी ऑलमोस्ट, एंड उसके बाद यू हैव टू बी द मैन ऑफ द हाउस। I decided to become the man of the house because I did not have any other choice. परिस्थितियों के साथ आपको चलना पड़ता है और उसका सामना भी करना पड़ता है। ये सीख मुझे उम्र के 6 साल में मिली, और सडनली मैं जो है वो मैच्योर हो गया, और उस मैच्योरिटी के साथ साथ काफ़ी चीज़ें सीखना भी नसीब हुई। और मेरे पिताजी का निधन मेरी उम्र के 26 साल में हुआ, तब मैं वाकई बड़ा हो गया, और बड़े हो गए, और बड़ा हो गया। तो जिम्मेदारियां जब आती हैं इंसान पर, तब इंसान बहुत कुछ सीख लेता है। अच्छा, जो आपको आपकी पहली फिल्म मिली, उसका किस्सा भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके पिताजी के ही जानकार थे जो कुछ ऑडिशंस ले रहे थे। एक 7 साल के बच्चे को शायद फाइनल भी कर लिया था, तो फिर आपने शम्मी कपूर साहब के गाने पे डांस करके दिखाया था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे। Correct. तो वो मैं चाहूँगा कि वो, क्योंकि वो एक ऐसा किस्सा है कि जो मुझे लगता है कि हम कई बार जिंदगी में ये सोचते हैं ना कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मतलब ये तो हो चुका। तो वहाँ पे इनकी पहली फिल्म जिसके लिए इनको नेशनल अवार्ड मिला, जब पंडित नेहरू ने वो बात कही, उसके लिए कोई और बच्चा फाइनल हो चुका था, पर फिर आप कैसे आए? ये नहीं, ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, लेकिन कुछ थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ मैं। मेरे पिताजी जानते थे सुधीर फड़के, ये नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। सुधीर फड़के बहुत महाराष्ट्र के बहुत नामचीन गायक और संगीतकार रहे हैं। उनके साथ पहचान थी मेरे पिताजी की, तो किसी काम के लिए पिताजी उनको मिलने गए थे। तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे अपने गार्डियंस के साथ में लाइन में खड़े होके बाबूजी से, यानी सुधीर फड़के साहब से मिल रहे हैं। तो उन्होंने बाबूजी से पूछा कि ये क्या है? बोले नहीं, मैं एक पिक्चर प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसको राजा बहू परांज पे डायरेक्ट कर रहे हैं। राजा बहू परांज पे बहुत बड़ा नाम था एज एन एक्टर डायरेक्टर मराठी फिल्मों के लिए, तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसमें हमें एक 5-1 साल के बच्चे की तलाश है, तो इसके लिए हम ये मिल रहे हैं बच्चों को, और जो अच्छे लगते हैं उनका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। उस वक्त ऑडिशन नाम का शब्द पैदा नहीं हुआ था, स्क्रीन टेस्ट लेते हैं। तो मेरे पापा कुछ सोचने लग गए, बोले क्या सोच रहे हैं आप?
बोले नहीं, मेरा बेटा भी 5 साल का होने वाला है, मतलब 4.5 साल का है, और दिखता भी बहुत अच्छा है, तो मैं ले आऊं क्या उसको? बोले हाँ ले आइए कल। तो दूसरे दिन मैं वहां पहुंचा। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं, बाबूजी मतलब बहुत बड़े म्यूजिशियन हैं क्या है। उन्होंने मुझसे पूछा मराठीत बोलू का? हां हां नाही, कारण काय आहे की एक जे झालं ते मराठीत झालं, त्यामुळे ते मराठीत सांगणं गरजेचं वाटतं. मातृभाषा आहे माझी, तर त्यामुळे खरं म्हणजे मातृभाषा कोंकणी आहे बरं का. पण आमच्या 5 जनरेशन आधीपासून सगळ्यांनी कोंकणी बोलायचंच सोडलं होतं, मराठीत सगळे बोलत गेले घरात. त्यामुळे आमच्यापैकी कोणालाही कोंकणी बोलताच नाही आलं. आवडलं असतं मला जर मला शिकायला मिळालं असतं तर. एनिवे, तर त्यांची भेट झाली. पप्पांनी सांगितलं नमस्कार कर. मी नमस्कार केला. त्यांनी मला विचारलं काय नाव तुझं? मी म्हटलं सचिन शरद पिळगावकर. तू काय करतो? मी नाचतो. कसा नाचणार तू? मी रेकॉर्ड आणली आहे. तुमच्याकडे रेकॉर्ड प्लेअर आहे? असं मी त्यांनाच विचारलं. पप्पा म्हणाले हे काय बोलतो? मला काय माहिती काय कोण किती काय, त्या 4.5 वर्षाच्या मुलाला काय कळलं? समझ में आती है मराठी? बिल्कुल सर, पूरी समझ में आ रही है मुझे. आपके शक्ल से नहीं लग रहा है. नहीं नहीं, क्योंकि मैं तो गाना भी बता दिया मैंने आपको पहले ही. मैं पूरी रिसर्च करके आया हूँ सर. मतलब बोलने में कन्विक्शन नहीं था आपके, इसलिए. एनीवे, तो रिकॉर्ड दिया उनको, उन्होंने लगाया चाहे मुझे कोई जंगली कहे. मैंने डांस किया, उनको बड़ा पसंद आया. तो राजा भाऊ परांजपे आने वाले थे, वो नीचे तक आए. उनके घर में लिफ्ट नहीं थी, दूसरे माले पे चढ़ना था. तो राजा भाऊ ने थोड़ा सा आलस दिखाया, कहा कि नहीं मैं ऊपर नहीं आता हूँ अभी. बोले आप एक बार देखिए बच्चे को. मैंने नहीं देखना, 200 बच्चे देखे, मैं परेशान हो गया हूँ. 7 साल के बच्चे को मैंने फिक्स किया है, उसी को लेके काम करेंगे हम. बोले कीजिए, आज जिसको लेना है उसको लीजिए, लेकिन 2 मिनट के लिए ऊपर तो आइए. बोले नहीं नहीं मैं अभी नहीं आऊँगा ऊपर. और मैं सब सुन रहा हूँ, और मुझे बड़ी कोफ्त हुई कि ये आदमी ऊपर क्यों नहीं आ रहा है मुझसे मिलने के लिए. मैं इगोइस्टिक था तभी भी. तो अल्टीमेटली हाँ ना करते करते राजा भाऊ ऊपर आ गए. बोले 2 मिनट के लिए आऊंगा सिर्फ. बोले हाँ 2 मिनट के लिए आइए. वो आए ऊपर, उन्होंने मुझे देखा तो ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस आफ्टर लुकिंग एट मी. एंड ही आस्क्ड मी तुझं नाव काय? म्हटलं सचिन शरद पिळगावकर. तू काय करतो? मी नाचतो. फिर से वही बोला. तो फिर उनको डांस करके दिखाया, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे. फिर उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की और पूछा क्या करते हो, ये करते हो, वो करते हो, फला करते हो. बहुत सारी बातें की. 2 मिनट के लिए आया हुआ इंसान 2 घंटे रुका. एंड जाते वक्त उन्होंने बाबूजी से कहा नहीं वो बच्चा कैंसिल है, ये चाहिए मुझे. तो मेरे पिताजी ने उनसे पूछा कि आपके पिक्चर में ये ऐसा ही रोल है क्या, ये डांस वांस करता है ये सब वैसा? बोले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपोजिट रोल है, पोल्स अपार्ट. बोले फिर आपने इसको कैसे सिलेक्ट किया? ये देखकर. बोले नहीं, अगर ये कर सकता है तो वो भी कर सकता है, सकेगा. क्या बात. ये कॉन्फिडेंस था उस आदमी के पास. और मेरे हिसाब से मेरा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कोई है तो वो हा माझा मार्ग एकला इस पिक्चर का है. और जिसका क्रेडिट मैं पूरा 100% क्रेडिट राजा भाऊ परांजपे, मेरे पहले गुरु, उनको देता हूं. तो कुछ भी हो सकता है जीवन में. दूसरी बात, अब अगर कई बार होता है ना कि मम्मी पापा बोल देते हैं बच्चे को कि चल बेटा नाच के दिखा, ये तो बड़ा, तो मना मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कई बार नाचने से जो है लोग सचिन भी बन जाते हैं. सर, चाइल्ड आर्टिस्ट आपने करीब 60-65 फिल्में की. लगभग मोर देन 65 फिल्म्स. मोर देन 65. तो फिर एक बीच में एक ऐसा फेज भी आया जब मीना कुमारी ने आपको उर्दू सिखाई. मजरू सुल्तानपुरी साहब ने बाकी लोगों को तो वो ईदी दे रहे थे, आपको कुछ लिख के दिया जी. तो वो एज एन एक्टर आपके डेवलपमेंट में कितना बेहतर साबित हुआ? मैं समझता हूँ एक अलग किस्म की ताकत मुझ में आई. एक आत्मविश्वास जो था वो जागृत हुआ. क्योंकि क्या होता है ना, जिस जबान में आप काम कर रहे होते हैं उस पर आपका प्रभुत्व होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो कोई भी भाषा हो, चाहे वो
बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो मराठी हो, कोई भी हो, हमारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदुस्तानी भाषा इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, ये हिंदुस्तानी भाषा क्या है? हमारे यहाँ पे तो हमने सुना हिंदी एक भाषा है, हमने सुना मराठी एक भाषा है, हमने सुना उर्दू एक भाषा है, हमने सुना अलग अलग, लेकिन हिंदी और उर्दू का मिश्रण, यानी हिंदी के ऐसे शब्द जो क्लिष्ट ना हो, जो आसानी से लोगों की समझ में आए, वैसे शब्द, और उर्दू के ऐसे अल्फाज जो फसी ना हो, आसानी से लोगों को समझ में आए, ऐसे अल्फाज और ऐसे शब्द लेकर अगर उसका मिश्रण किया जाए, उसका मिक्सचर करके एक ज़बान बनाई जाए, उस ज़बान को हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है फिल्मों के ज़रिए, और उस भाषा का नाम उन्होंने हिंदुस्तानी ऐसा रखा है। अब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मुग़ल आज़म जैसे फिल्म में भी हिंदी का शब्द कठिन यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कठिन वाकई डिफ़िकल्ट लगता है सुनने में, उसके फोनेटिक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता सुनने में जितना कठिन डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि कहते हैं ये करना मेरा हक है, या फिर ये कहिए कि ये करना मेरा आत्मविश्वास है, तो आत्मविश्वास ज़्यादा भारी लगता है सुनने में। या ये हक है और मेरा अधिकार है, ये अधिकार में जो एक फोर्स है वो हक में नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हुए ये हिंदुस्तानी भाषा बनी है। लेकिन इसमें उर्दू के कई अल्फाज हैं जो कि बोलना पड़ते हैं, और हिंदी में भी बोलते वक्त बहुत सारे महाराष्ट्रियन मराठी बोलने वालों का लहजा जो है वो मराठीपन उसमें झलकता है। ये मैंने भी बहुत देखा है। बहुत से ऐसे इवन आर्टिस्ट भी हमारे हैं जिनका मराठीपन कभी जाता नहीं है, चाहे वो हिंदी में बात कर रहे हों या हिंदी में डायलॉग बोल रहे हों। तो मीना आपा ने वो एक बात मेरी नोटिस की और मुझे बुलाया, मेरे पेरेंट्स को बुलाया और कहा इसको उर्दू सिखाइए, भले उसको लिखना पढ़ना ना आए, बोलना सिखाइए। बोले क्या करें फिर, किसी मौलवी को बुलाएं या क्या करें जिनके पास से वो उर्दू बोलना सीखे? बोले वो तो मैं देखती हूँ क्या करना है, लेकिन जब तक कोई ना मिले तब तक इसे मेरे पास भेजिए। तो मैं हफ्ते में 4 दिन 2 घंटे मीना आपा के पास जाया करता था, और मीना आपा पहला 1 घंटा मेरे साथ टेबल टेनिस खेलती थी और दूसरा घंटा मुझे उर्दू बोलना सिखाती थी। कुछ हफ्तों बाद मैं ज़रा बोर हो गया उर्दू से, तो मैंने कहा मीना आपा इसको छोड़िए ना, 2 घंटे वही खेलते हैं। तो मीना आपा ने कहा नहीं, कुछ हफ्तों बाद ये बंद हो जाएगा, 2 घंटे यही चलेगा। ऐसा हुआ, टेबल टेनिस बंद हो गया और उर्दू ही चला। तो मैंने कहा मीना आपा इसका फ़ायदा होगा? बोले बिल्कुल होगा, तैयार हो जाओ तुम, ऐसा बोलना सीखो कि रास्ते चलता आदमी रुक के मुड़ के देखे कि कौन बोल रहा है, ऐसा बोलो। और फ़ायदे की बात अगर कर रहे हो तो तुमको आगे चल के बहुत काम करना है, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम याद करोगे कि मेरी एक आपा थी जो मुझे कुछ दे गई। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी का एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मुझे मीना आपा की याद नहीं आती। क्या बात है। ऐसा कुछ ये बड़े लोग हैं ना, ऐसा कुछ, मतलब उस वक्त वो ऐसा वक्त था कि लोग देना जानते थे। आजकल कुछ लोगों को सभी को नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि देने से कम हो जाएगा, डर लगता है। देने से कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। और यही वजह है कि मैंने सोचा कि मेरी हर फिल्म जो मैं बनाऊंगा उसमें किसी एक को इंट्रोड्यूस तो जरूर करूंगा। वाह, तो ये हो सकता है कि बैठ के ऑब्जर्व भी कर रहे हो कि आप में से किसी को हम इनकी फिल्म में देख सकते हैं। अगली बार जब नेशनल बुक ट्रस्ट कुछ ऑर्गेनाइज करे तो हो सकता है स्टेज पे वो शख्स भी आ जाए। तो भाई थोड़ा जोर से ताली वाली बजाते रहना इनकी नज़र में आने के लिए। लॉन्च हो सकते हो आप। सर सही कहा ना, क्योंकि आर्टिस्ट तो कहीं भी दिख सकता है। आर्टिस्ट तो कहीं भी होते हैं, ये तो मतलब इधर भी देखते रहिएगा आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो देख ही रहा हूं मैं कब से।
ऐसे ही आपको मजरू सुल्तानपुरी साहब ने भी कुछ खास चीज नहीं, क्या हुआ, तब तक तो मैं काफ़ी हद तक उर्दू में आगे बढ़ चुका था। मीना आपा का इंतकाल हुआ, शी पास्ड अवे इन 1972, और उसी दरमियान हम लोग जुहू पे रहने आए थे। और अब मीना आपा के गुजर जाने के बाद मुझे डर सा लग गया कि मेरी उर्दू का क्या होगा, अभी उसको कौन आगे लेके जाएगा, कौन किसकी उंगली पकड़ूं मैं, जिस उंगली को थाम कर उर्दू का सफ़र मेरा जारी रहे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे, और सडनली मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर के डायगनली अपोजिट एक बंगला है जिसमें मजरू सुल्तानपुरी रहते हैं। मेरी आंखें चमक गईं। मैंने कहा इस आदमी को तो पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत बहुत बड़ा फ़ैन था मजरू साहब के गीतों का। शायरी का तब तक मुझे इल्म नहीं था उतना। ये फिल्मों के गाने बड़े अच्छे लगते थे मुझे उनके। तो क्या करूं, कैसे करूं, कैसे मुलाकात करूं, सोच ही रहा था कि एक दिन मेरे दरवाजे की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा एक हम उम्र मेरे सामने खड़ा हुआ था और मुझे कह रहा है कि मेरा नाम एरम है, मुझे सब लोग प्यार से अमू कहते हैं, मेरे साथ चलोगे नीचे खेलने के लिए। उम्र थी मेरी 13 साल। मैं किसी अनजान लड़के के साथ कैसे जाऊं नीचे, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो वो समझ गया कि मैं हिचकिचा रहा हूं, तो उसने झट से बोल दिया, मैं मजरू सुल्तानपुरी का बेटा हूं। मैंने झट से हाथ मिलाया, चलो। नीचे गए खेलने के लिए। खेलना मिलना एक आध 1.5 घंटे में ख़त्म हुआ, और अपने अपने घर जाते वक्त मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। बोले चलो अभी चलो मिलता हूँ। नहीं, अभी नहीं, बताऊँगा जब, लेकिन मिलना ज़रूर चाहूँगा। कुछ दिन हम लोग ऐसे ही खेलते गए, और एक दिन मैंने उससे कहा कि कल मुझे ले चलो अपने फादर के पास। वो ले गया। उनसे बैठ के मैंने उनसे कुछ ना अंकल कहा मैंने उन्हें, ना कुछ मजरू साहब कहा, ना कुछ कहा। बग़ैर नाम लिए मैं उनके साथ बातचीत करने लगा। और बातचीत करने में उन्हें महसूस हुआ, और एक आधे घंटे पौने घंटे के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, सचिन तुम कहाँ के हो? मैंने कहा जी। लखनऊ के हो? मैंने कहा जी नहीं, मैं मुंबई का हूँ। मुंबई में पैदा हुए हो? बम्बई में पैदा हुआ, बम्बई बोलते थे, बम्बई में पैदा हुआ? हाँ। कहाँ? मैंने कहा दादर में। दादर में पैदा? इतनी साफ जबान कैसी है तुम्हारी? इतनी साफ जबान तो हमारे बच्चों की भी नहीं है। मैंने फिर समझाया अब्बा को कि ये ऐसा ऐसा हुआ, मैं फिल्मों में काम करता हूँ और ऐसा ऐसा मेरी ज़िंदगी में हुआ। तब उन्होंने मुझ में दिलचस्पी लेना शुरू किया, और यही वजह थी कि उन्हें पता चला कि उर्दू में मेरा क्या दखल है और उर्दू मेरी ज़िंदगी से कितनी नज़दीक है। और यही वजह थी कि ईदी आई तो ईदी के दिन वो उनके रिश्तेदार ईदी मिलने आया करते थे, तो उनके बच्चे भी साथ में हुआ करते थे। तो सारे बच्चे घर में थे, उनके अपने ही 5 बच्चे थे, और फिर रिश्तेदारों के बच्चे, और एक मैं भी था वहाँ पे। तो सब बच्चों को उन्होंने बुलाया, ईदी देनी थी उन्हें। मैं बात कर रहा हूँ 1972 की। उस वक्त मैं 15 साल का था। तो सारे बच्चों को बुलाया, सबके हाथ में एक एक नाम लेते गए और 10 रुपए देते गए। 10 रुपया 1972 में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। 10 रुपये हाथ में लेते ही बच्चा जो है वो भाग खड़ा होता था। कोई किसी दुकान पे जाके चॉकलेट खरीद रहा है, कोई किसी दुकान पे आइसक्रीम खरीद रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहा है, ऐसी अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए। कुछ आनों के 25 पैसे और 10 पैसे वो सब भी चलते थे। तो हाँ, 10 रुपए में तो पता नहीं क्या ही खरीद लोगे आप। हाँ बताइए। और कुछ बचाव के भी रखते थे बच्चे। सबका एक एक नाम लेते गए, मेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने कहा कमाल है, ठीक है अभी लेंगे अभी लेंगे अभी लेंगे, लिया ही नहीं। आखिरी बच्चा मेरे अलावा पैसे लेके भाग खड़ा हुआ, तो मैं बगले झांकता हुआ वहाँ से निकला कि भाई मेरा नाम तो शायद अभी अब्बा नहीं लेंगे। तो जैसे दरवाजे तक पहुँचा तो अब्बा की आवाज़ आई, सचिन। जी अब्बा, यहाँ बैठो। उन्होंने मुझे अपने नज़दीक बिठाया, एक कागज़ निकाला और देवनागरी में एक गज़ल लिखी, नीचे लिखा मजरूह, और मेरे हाथ में दी और कहा बेटा ये ले, ये तेरी ईदी। मैंने वो गज़ल पढ़ी, मुझे बेहद पसंद आई। उसके कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहे थे मुझे। तो मैंने अब्बा को पूछा, तो तब तक मैं उन्हें अब्बा कहना शुरू कर दिया था मैंने, बाकी बच्चों की तरह।
आज भी अब्बा ही कहता हूँ। तो मतलब भी पूछा तो उन्होंने समझाया भी मतलब। तो मैंने जाते जाते एक ही सवाल पूछा, मैंने कहा अब्बा ये ईदी आपने बाकी बच्चों में से किसी को क्यों नहीं दी? बोले नहीं बेटे उन्हें समझ में नहीं आएगी, तू जा जाके खेल। और मैं नीचे गया फिर खेलने के लिए, मेरे हाथ में मुझे किसी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कागज़ है उसकी वैल्यू जो थी वो मुझे ही पता थी क्या थी। वो मैंने जाके अपनी माँ को दिया, माँ ने अपने अलमारी में उसको रख दिया। तो ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में गुजरी हैं, हुई हैं कि बड़े लोगों के साथ में रहने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप किसी परफ्यूम शॉप में जाइए या इत्र बेचने वाली दुकान में जाइए, वहाँ पे थोड़ी देर रुकिए सारी चीज़ें देखने के लिए वगैरह। आप भले ही कुछ ना खरीदें, लेकिन बाहर जब निकलेंगे ना तो खुशबू के साथ निकलेंगे। और खुशबू ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस होती है। तो बड़े लोगों के साथ में अगर आपने वक्त गुजारा तो उनकी खुशबू लेके आप वहां से बाहर निकलते हैं, और वो खुशबू जो है वो उड़ती नहीं है, ता जिंदगी आपके साथ रहती है। क्या बात है। और एक कहीं ना कहीं इससे चीज ये भी समझ में आती है, 11 की उम्र में मजरू साहब के बेटे आपके पास आए तो आपका एकदम दिमाग चौंका। मतलब 11 साल की उम्र का बच्चा, 13 साल का। 13 तो आज 13 साल का बच्चा उतना नहीं सोचेगा कि मजरू साहब से मैं मिल लूं, या इस तरह की चीज शायद किसी गेमर के लिए सोच सकता है, किसी इंस्टाग्रामर के लिए सोच सकता है। एंड हमेशा जरूरी नहीं होता कि पैसा ही सब कुछ होता है। उस दिन शायद 10 रुपए मिल गए होते, वो ना मिलता तो शायद उसकी वैल्यू आज की डेट में आपके लिए करोड़ों रुपए के बराबर होगी। सर, सीखने की जो बात है, आपने अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीजें सीखी। जैसे मीना आपा से उर्दू सीखने की शुरुआत की, फिर मजरू साहब ने उसी वजह से आपको शायद नहीं, उसी वजह से आपको बुलाया। फिर जब आपकी शादी हुई तो आपके मराठी को दुरुस्त किया आपकी पत्नी ने। जी हाँ, तब तक मैं इतना बह चुका था उर्दू में, और मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स था उम्र के 13 साल तक कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाया था बिल्कुल। मतलब थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग के अलावा चौथा शब्द मैंने अंग्रेजी का सीखा नहीं था। सॉरी इसलिए नहीं सीखा था क्योंकि मेरी उस उम्र में शादी नहीं हुई थी। तो ये तीन ही शब्द जो थे अंग्रेजी के वो मैंने सीखे थे, उसके अलावा नहीं आती थी। तो मेरा एक दोस्त था सलीम करके, वही बदकिस्मती से वो रहा नहीं अभी, लेकिन उसने कहा कि मैंने उससे कहा कि मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो उसने कहा सचिन एक काम करो, तुम मेरे साथ इंग्लिश में बात किया करो, मैं भी तुमसे इंग्लिश में बात किया करूँगा, और इस ज़बान के अलावा मैं तुमसे किसी और ज़बान में बात नहीं करूँगा। बोले यार मुझे तो आती नहीं है, मैं क्या बोलूँ? बोले जैसे ही बोलना हो बोलो, मैं तुम्हें करेक्ट करता जाऊँगा। 2 साल तक उसने मुझसे इंग्लिश बुलवाई, और बुलाते बुलाते वो मुझे करेक्ट करता गया, और मुझे बड़ा शौक हुआ वोकैबुलरी का, और वो चीज़ फिर मैंने जारी रखी है। ये जो कुछ भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई स्कूलिंग, और इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ माई रीडिंग नॉवेल्स और बुक्स और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट फ्रेंड ऑफ माइन who gave me the confidence of conversing in English in such a manner that it was so very helpful and is helpful to me even today. तो इंग्लिश में बहता गया, यहाँ उर्दू में बहता गया। जो मराठी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी बैक सीट पे चली गई, बैक फुट पे चली गई। तो बड़ा फिर मुझे डर लगने लगा कि मैं मराठी बोलूँ तो मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, क्या करूँ? तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी में सबसे पहला नाम मैं डेफिनेटली सुप्रिया का लूंगा, बिकॉज रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग साथ में हुआ करते थे। तो इस वजह से उसने मेरी मराठी सुधारी, और जब काम पे मैं जाया करता था तब मेरी खुशकिस्मती से जिनके साथ में काम करता था उसका भी मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम है अशोक सराफ, ग्रेट एक्टर। तो उसने भी मेरी मराठी बहुत अच्छी तरह दुरुस्त की काम के समय, और घर पे जो है सुप्रिया ने, तो दोनों तरफ से मेरे लिए वो फायदेमंद बात हुई। तो
इस सवाल का मतलब यही था कि सीखना अगर आप चाहते हैं तो आप कैसे भी कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको आपके घर वाले 2000 रुपए घंटे का टीचर रख के देंगे तभी आप कुछ सीखेंगे। आप अगर इच्छा होगी और दिखाएंगे कि हाँ भाई हम सीखना चाहते हैं तो आई थिंक कहीं भी सीखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूं आंख और कान खुले रख के चलिए, ऑब्जर्व करते जाइए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा एक भी दिन ऐसा नहीं जाया नहीं जाएगा, खाली नहीं जा सकता अगर आपने अपनी आंखें और अपने कान खुले रखे हों। अब ताली थोड़ा जोर से बजाते रहिए क्योंकि थोड़ी देर में मैं सचिन सर से कुछ गाने की रिक्वेस्ट करने वाला हूं, तो माहौल थोड़ा जमा होगा तो फिर मेरे लिए इजी हो जाएगा। सर मैंने जब पता चला कि आपके साथ सेशन करना है तो मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लोगों से कहा कि भाई कुछ बताइए। तो मेरे एक साथ कनेक्टेड हैं, नितिन नाम है उनका, तो उनका बड़ा प्यारा सा मैसेज आया कि सचिन से कहिएगा। एक तो आपके साथ क्या है कि सचिन ही लोग आपको बोलते हैं, मतलब वो उसके साथ भी चाहिए। हाँ, कि सचिन से कहिएगा जब शोले 4K में आई मैंने देखी तो उनकी डेथ का सीन देख के यार बहुत बुरा लगा था। तो उस वक्त आप 17 साल के थे सर जब शूटिंग हुई थी उसकी? 17 साल का था। जी। तो कैसे मिली कैसे शोले? मतलब शोले एक ऐसी फिल्म रही जो मेरे ख्याल से हम सबके लिए स्पेशल है। आई मीन उसका एक एक किरदार, मतलब ऐसा को इवन एक डायलॉग भी जिसने बोला वो भी अमर हो गया। जी जी जी, वो शोले फिल्म ही ऐसी है, 50 साल पूरे हो गए शोले को, बहुत बड़ी बात है। और शोले अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में ताज़ा है। शोले मुझे मिली कैसे आपने पूछा तो मैं कहूँगा खुशकिस्मती से मिली। और चूँकि सिपी फिल्म्स के लिए मैं नया नहीं था, इससे पहले मैं उनकी एक ब्रह्मचारी नाम की फिल्म में मैं काम कर चुका था। और ब्रह्मचारी में भी इसी था कि 12 बच्चों में से एक बच्चा मैं था। वो अनाथालय होता है, ऑर्फनेज होता है, जिसमें 12 बच्चे होते हैं, उसमें से एक बच्चा जो है वो कोई गोद लेके चला जाता है और उसको सारे लोग मिस करते हैं। जो शम्मी अंकल है, शम्मी कपूर, जो वो अनाथालय चलाते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि सारे बच्चे जो हैं वो नाखुश हैं। वो अडॉप्ट करने के लिए हाँ इसलिए कहते हैं कि किसी बच्चे का नसीब खुल जाएगा, कब तक अनाथालय में रहेगा, किसी अच्छे माँ बाप के साथ रहेगा तो उसकी परवरिश जो है वो अच्छी होगी। इस सोच में उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए परमिशन दी थी। लेकिन बच्चे के जाने के बाद बाकी बच्चे उदास मायूस देखकर उनसे रहा नहीं जाता है और वो उस बच्चे को वापस लेके आते हैं। उस बच्चे का रोल मैंने किया था। तो रमेश सिप्पी साहब जब शोले बना रहे थे तब उनको सडनली वो बच्चा याद आया, ब्रह्मचारी वाला। इस पिक्चर में भी ऐसा है कि जिसके मरने पे है ना पिक्चर पूरी पलट जाती है। ट्विस्ट आ जाता है पिक्चर में और उस ट्विस्ट का कारण है अहमद की मौत। तो वो अहमद भी ऐसा होना चाहिए कि जिसके मरने पर दुख हो, ऐसा लगे कि मार डालो भी गब्बर को, मत छोड़ो उसको। ऐसा वो पॉइंट उनको चाहिए था। तब उनको याद तो मेरी आई ब्रह्मचारी वाले सचिन की, लेकिन सचिन अब कैसे दिखता है उन्हें क्या पता। वो दिखने में अगर वैसा ही हो तब जाके वो दुख होगा ना, अगर दिखने में बदल ही गया हो तो दुख कहां से होगा। तो बुलाया मुझे उन्होंने, बुला के जब देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि इसकी शक्ल तो बदली नहीं है भाई, मम्मी के जीन्स तो वो मुझे देखकर खुश हो गए और खुश होते ही इमीडिएटली मुझे उन्होंने फिल्म के लिए साइन कर दिया। तो मम्मी के जीन्स की वजह से शोले मिली, ये सबसे बिल्कुल बिल्कुल। अरे मम्मी के जीन्स की वजह से शोले ही नहीं, मम्मी के जीन्स की वजह से नदिया के पार भी मिली, गीत गाता चल भी मिली, और तो और मम्मी की जीन्स की वजह से आपके साथ आज बात भी हो रही है। क्या बात है, इस बात पे तो बहुत जोर से ताली होनी चाहिए। वरना आप मुझे थोड़ी बुलाते। नहीं सर, आपको तो गोवा बुक फेस्टिवल वालों ने बुलाया। उन्होंने बुलाया, मेरी तो खुशनसीबी है कि मुझे भी बुलाया आपका सेशन लेने के लिए। आप क्या होता है, हमारी जो हिंदुस्तानी भाषा है, आप बुलाते हैं का मतलब आप नहीं होता। आप बुलाते मतलब दूसरे जो हैं उनको भी आप ही कहते हैं, आपको सिर्फ आप नहीं कहते। समझिए, आपकी समझ में आई बात? ये जरा लखनवी अंदाज है तहजीब का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।
सर लेकिन शोले में आपने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की थी, आपने कैमरे के पीछे भी असिस्ट किया था, कुछ नहीं, कुछ assist बोतलों का इंतजाम किया था आपने, जो कैमरा बैलेंस करने के लिए कुछ उनको चाहिए थी ट्रॉली। वो ट्रॉली नहीं, वो लेवल बॉटल्स जो थी ना, वो मैं लेने चला गया था क्रॉफर्ड मार्केट, शूटिंग छोड़ के, क्योंकि वो लेवल बॉटल्स जब तक नहीं आई तब तक वो ट्रॉली एक लेवल पे आप रख नहीं सकते, उसकी लेवलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, और उस ज़माने में लेवल बॉटल मिलना मतलब बहुत मुश्किल बात थी। और मैं मुंबई भागा और वहाँ से फिर 3 दिन लगे मुझे ढूंढने में, वो ढूंढ के निकाल के फिर दूसरे दिन सुबह की फ़्लाइट पकड़ के बेंगलोर, और फिर शूटिंग पे जाके वो लेवल बॉटल्स मैंने दी। मदद करने के लिए मैं था वहाँ पे, बतौर असिस्टेंट नहीं था, बतौर डायरेक्टर भी नहीं था। मैंने या अमजद ने, हम दोनों साथ में थे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी शोले का एक भी शॉट डायरेक्ट नहीं किया है। क्या होता है आज की दुनिया में ना, स्पेकुलेशंस बहुत चलती हैं, कोई बोलता कुछ है, तीसरा उसको सुनता कुछ है, और वो आगे जाके बोलता कुछ है। इसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आजकल तो मेरे इंटरव्यूज भी छप जाते हैं, जो कि लिए गए ही नहीं होते, क्या लेकिन वो छप जाते हैं साहब। तो ऐसा भी होता है। वो मदद थी सिर्फ, वो मदद थी, और उनको सेकेंड यूनिट एक्शन सीक्वेंसेस के लिए सेकेंड यूनिट बनानी थी, जो उन्होंने बनाई। बाकायदा डायरेक्टर को चूज़ किया, मोहम्मद अली साहब को। एक्शन डायरेक्टर थे आजिम भाई, और अब्रॉड से जिम और जेरी नाम के 2 एक्शन हॉलीवुड के एक्शन करने वाले, उनको बुलाया गया था। ये 4 लोग मेन थे जो काम करने वाले थे। लेकिन रमेश जी वहाँ पे सेकेंड यूनिट पे मौजूद नहीं होने वाले थे, इसलिए तो उसे सेकेंड यूनिट कहा जाता है। तो उसमें रमेश जी चाहते थे कि उन्हें रिप्रेजेंट करने वाले 2 इंसान हों जो पिक्चर से नज़दीक हो। इनका पिक्चर से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई अनुभव ही नहीं है फिल्म का, तो जिन्हें वो कनेक्शन हो, ऐसे 2 उनको भेजा जाए। तो उसमें से एक थे अमजद, और दूसरा उन्होंने मुझसे पूछा, अच्छा पूरी यूनिट में बेकार तो सिर्फ हम दोनों ही थे, हमारे पास शोले के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था, तो हम दोनों को उन्होंने चुना। हमको ब्रीफ किया कि ये चीज़ देखना हो रही है या नहीं, और ये चीज़ अवॉइड करना, बस इसके अलावा हमें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। इसीलिए हमारा नाम असिस्टेंट्स में स्क्रीन पे नहीं है, क्योंकि हम असिस्टेंट्स थे ही नहीं, तो हमारा नाम कैसे होगा। अच्छा, मेरा ही अकेले का नहीं, ऐसा नहीं, अमजद का भी नहीं है। हमारा नाम तो वैसे भी स्क्रीन पे आना ही था ना, क्योंकि हमने फिल्म में काम किया था, तो हमें और तरीके से नाम देने की क्या जरूरत थी। अच्छा, नाम तो नहीं मिलने वाला था, लेकिन इस काम के पैसे भी नहीं मिलने वाले थे हमें, जो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं थे। तो अगर अब रमेश सिप्पी साहब सुन रहे हो तो उस वक्त का चेक भेज सकते हैं? नहीं, वो हुआ ऐसा कि पैसे नहीं मिले, लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद, फिल्म हिट होने के बाद, रमेश जी ने 1975 में मुझे एक एयर कंडीशनर गिफ्ट दे दिया था। क्या बात है, 1975 में एयर कंडीशनर। और 1975 से लेके अब तक मेरी जिंदगी की एक रात ऐसी नहीं गुजरी जब मैंने एसी ना लगाया हो। और मेरी एसी पे इतने, मतलब मेरी आदत जो है एसी की, उसके लिए अगर किसी को ब्लेम करना हो तो वो है रमेश सिप्पी। सर अब हाँ, आप पानी भी लीजिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए, क्योंकि अब मैं आप सबकी दिली ख्वाहिश सर के सामने रखने वाला हूं। आपने एक लोरी बनाई अपनी बिटिया के लिए जी, तो क्यों बनाई, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या उसके पीछे वजह रही, फिर अगर आप उसको थोड़ा सा गुनगुना भी देंगे। उसकी वजह बड़ी कॉमेडी रही है। उसकी वजह ये कि एक तो मैं बचपन से गाता हूँ, उम्र के 7-8 साल से मैंने गाना ठीक से गाने की कोशिश की, आया नहीं लेकिन कोशिश तो करता रहा। करते 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 वो थोड़ा मोल्ड हुआ, और अल्टीमेटली मैं एक प्लेबैक सिंगर बन गया। मेरी ज़िंदगी में हमेशा यही हुआ, धीरे धीरे होते होते कुछ हो गया है। अभी उर्दू सीखी, मुझे लिखना पढ़ना तो नहीं आता उर्दू, लेकिन बोल बहुतों से अच्छी बोल लेता हूँ। लेकिन इस ज़बान का एक मज़ा अलग है कि इस ज़बान में अगर आप इतनी गहराई में अगर उतर जाओगे तो ये ज़बान आपको शायर बना के ही छोड़ती है। कुछ बहुत बड़े शायर बन जाते हैं, कुछ मुझ जैसे, और भी बड़े नहीं, और भी बड़े नहीं, मुझ जैसे अदना,
मामूली। वैसे ही गाने का भी हुआ, होते होते मैं प्लेबैक सिंगर बन गया। कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी बेटी पैदा होने के बाद, अच्छा, मेरी बीवी को गाने का बिल्कुल इल्म नहीं है। शौक है, इल्म बिल्कुल नहीं है। वो बेचारी कोशिश करती लेकिन वो ठीक ठाक गा नहीं पाती। वो बचपन में वो भी गाती थी थोड़ा बहुत, मैं भी गाता था श्रेया के लिए। श्रेया को उसकी माँ का गाना बहुत अच्छा लगता था, मेरा नहीं लगता था। और मुझे बड़ा अचरज होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मैं तो सुर में गा रहा हूँ, फिर भी उसको माँ का गाना पसंद आ रहा है। वो माँ, मैं आई, तू गा तू गा तू गा तू गा तू गा। अरे मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मेरी समझ में आया कि मैं कैसे नज़दीक हूँ मेरी माँ के, मेरी माँ की हर चीज़ मुझे कैसे पसंद आती है। दूसरों की माँओं की नहीं आती उतनी जितनी अपनी माँ की आती है। तो ये माँ है, ये माँ होने की वजह से उसकी सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कितना प्यार है, कितना, क्या इसको अब शब्द में नहीं उतार सकते इस चीज़ को। वो कहते हैं ना, इवन माँ के लिए भी, बच्चे के लिए प्यार माँ को जो होता है उतना प्यार और किसी को नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि देयर इज ओनली वन ब्यूटीफुल चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली वन ब्यूटीफुल चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड एंड एवरी मदर हैज इट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लाइन। तो वो वैसी वाली बात थी। तब मैंने उसके लिए लोरी बनाई, और वो लोरी, जब उसने वो लोरी सुनी तब उसकी समझ में आया कि भाई मुझे गाना गाना आता है। तब उसके बाद उसने फिर मुझसे ही हमेशा कहा कि पापा आप गाइए। ऐसा हुआ। अगर थोड़ा सा, नहीं, मैं गाऊंगा जरूर, लेकिन अगर किसी को कुछ सवाल पूछने हो तो मैं इस पूरे सेशन का एंड गा के करूंगा। अच्छा ठीक है, तो एंड में हमें गाना सुनने का मौका मिलेगा। सर लोरी के अलावा एक गाना और, मतलब 2 टोटल मिनिमम। थोड़ा ताली बजा दीजिए ताकि, क्योंकि आर्टिस्ट, मैंने एक कहीं सुना था कि महमूद साहब ने एक किस्सा सुनाया था बच्चन साहब का, कि जब बॉम्बे टू गोवा में वो डांस कर रहे थे, देखा ना हाय रे सोचा ना, तो उनसे डांस नहीं हो रहा था। तो महमूद साहब ने कहा कि अब ये लंबू जैसा भी नाचे, उनको लंबू कहते थे पहले, तो सब लोग ताली बजाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, सबने ताली बजाई और वो गाना शूट हो गया। फिर जिस पे ताली बजाई थी वो सबसे खराब शॉट था, वो सबसे एंड में लिया। तो उन्होंने एक चीज बोली कि कलाकार सबसे बड़ी खुराक तारीफ होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हौसला अफजाई जिसे कहते हैं। अब सर जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जी, 2 गाने गाने पड़ेंगे। आखिर में एक गाना गाऊंगा। जरूर गाऊंगा। हाँ। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, हे ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, मन भरमाए नैना बांधे ये डगरिया, मन भरमाए नैना बांधे ये डगरिया, ओ कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। क्या बात है, इस पे तो बहुत जबरदस्त तालियां हो जानी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। न सिर्फ इस सेशन के लिए बल्कि पिछले 6 दशक से ज़्यादा आप जो दे रहे हैं, वो जो लोगों के सवाल थे वो भी कहीं ना कहीं हर कोई आपसे एक अलग लेवल पे कनेक्टेड है। एंड मैं तो एंड में बस यही कहूँगा कि थैंक यू सचिन।